बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल और मैं हूं सरवत वलीम। आज के इस प्रोग्राम में जो मुकाबिल में ज़ेर बहस रहेंगी चीज़ें, उसमें हमारा साथ देने के लिए रऊफ क्लास्टा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ आमिर मतीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो सबसे पहले चीज़ डिस्कस की जाएगी यकीनन वो कराची की बदलती हुई सूरत हाल, कराची की सियासत के ऊपर बात करेंगे कि मुख्तलिफ लोग मंजर-ए-आम पर हर गुजरते दिन के साथ आ रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात मंजर-ए-आम पर आते जा रहे हैं। इसके अलावा जो सफाई की बातें हो रही हैं, इसके पीछे असल हकीकत क्या है, उससे मुतालिक बात करेंगे। जो सेकंड हमारा टॉपिक होगा वो एरा से मुतालिक होगा। 2005 में ये महकमा बनाया गया ज़लज़ला मुतासरीन के लिए। इस महकमे ने अब तक कितनी डोनेशन जो है या खर्च की है और ये डोनेशन किन कामों पर हो रही है, एरा के अंदर बेसिकली असली खेल कौन सा खेला जा रहा है, इसके साथ भी बाकायदा दस्तावेजात मौजूद हैं, इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेपुटेशन का। डेपुटेशन बेसिकली होती क्या है, अफसरान किस तरह से डेपुटेशन पर आते हैं, FIA में ज्यादातर ये मुलाजमीन काम कर रहे हैं और FIA किस तरह से इन लोगों के लिए जन्नत बन चुका है, इससे मुतालिक में बात करेंगे। और सबसे लास्ट पर कुछ बात करेंगे रेलवे से मुतालिक कि रेलवे की तेज काम की अगर बात करते हैं तो ये नाकारा छकड़ों से ज्यादा अब कुछ नहीं है। रेलवे से मुनाफे की बातें तो बड़ी की जाती हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है, इससे मुतालिक में बात करेंगे। तो सबसे पहले जिक्र करेंगे कराची की सियासत का। आमिर मतीन साहब, कराची की सियासत का अगर जिक्र करते हैं, हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल बदलती जा रही है, मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ लोग मंजर-ए-आम पर आते जा रहे हैं। वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मगर मैं साथ में ज़रूर पहले जिक्र कर दूंगा। सारा दिन ये अफवाहें चलती रही कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलील हैं, बल्कि यहाँ तक भी खबरें चलती रहीं कि वो खुदा न खास्ता फौत हो गए हैं। ये भी उस पर चलता रहा। अभी वैसे थोड़ी देर पहले BBC पे उनका एक मुख्तसर सा इंटरव्यू भी चला है। दूसरा मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी संजीदा मसला होता है और इस पे कम से कम स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए जब तक ख़ानदान किसी का अनाउंस ना करे या पार्टी अनाउंस ना करे। अगर ये खबर आपके पास आ भी गई है तो ज़िंदगी मौत और इस तरह के मामला बड़े ही ज़ाती नौयत के होते हैं। तो ये इवन अमेरिका में और यूरोप में ये कानून है कि कोई लॉ इन्फोर्सिंग उनके कोई फ़ौज में हो भी जाए, जब तक ख़ानदान को इन्फॉर्म ना किया जाए तो इट इज़ इलीगल टू इन्फॉर्म। तो ये ऐसे मामला हैं जिसके ऊपर चमगइयाँ और स्पेकुलेशन मीडिया में नहीं करनी चाहिए। बाकी ये बिल्कुल ये आज भी ये खबरें आती रही और इतलात हैं कि और भी लोग शायद डॉक्टर सगीर की तरह आएंगे, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत चीज़ है। मुस्बत चीज़ ये है कि पहले कराची में एक दहशत का जो एलिमेंट था कि कोई बात ही नहीं कर सकता था, तो इसका जो भी चाहे वो MQM जो भी कहे, मगर ये लोग आते रहते हैं। ये 92 वाली सिचुएशन नहीं है, ये 94-95 वाली भी नहीं है कि ये बिल्कुल दीवार के साथ लग के। बहरहाल MQM इस वक्त जो है वो कौमी असम्बली में भी है, सेनेट में भी है, सूबाई असम्बलियों में भी है, लोकल बॉडीज़ में भी बैठी हुई है, उनकी नुमाइंदगी है। और यह तो बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग एक उनका कोई मुखालिफ तबका है या उनकी पार्टी से लोग जो हैं ये वो शिकायतें उनको हैं वो खुले आम आके बात कर रहे हैं और MQM का भी मौका है कि वो अपनी बात करें। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूँ सेहतमंद सियासत इसी को कहते हैं कि हर किस्म का वो चलता है। बाकी इसका असर जो है वो बुरा अच्छा जो इलेक्शंस पे आता है, माजी में इसका MQM को फायदा होता रहा, तो ये आइंदा आने वाले दिनों में और इलेक्शनों में देखेंगे इसका फायदा नुकसान होता है। मगर इससे MQM को जितना वावेला मचा दिया है कि शोर क़यामत आ गई है कि मैं समझता हूँ ये उतना नहीं है। मुस्बित बात है कि ये वो ख्यालात हैं, ये वो इल्ज़ामात हैं जो MQM पे रहते थे कि इनकी एक दहशत है और इनके यहाँ ये क्या रात के 2 बजे तक सबको बिठा देते हैं। ये हमें भी शिकायतें दी, कम से कम इसका खुल के इजहार हो रहा है और लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आमिर मतीन ने बात की, ख्लासा साहब के मुख्तलिफ लोग आते जा रहे हैं, MQM का मौक़िफ़ भी हर गुजरते दिन के साथ हर बदलती सूरत हाल के साथ सामने आता जा रहा है। कुछ सफाई की बातें भी हो रही हैं, मुस्तफ़ा कमाल ने सफाई की बातें की, मगर MQM ने कुछ ज्यादा जोर दे के कचरे की और सफाई की बातें की। तो सफाई एकदम से इशू बन गया क्लास साहब, ये किस चीज का आप इस पे बड़ा, मैं खास तौर पे आपसे सुनता रहा हूँ, इस पे आपका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सफाई? मैं जब आप भी साथ थे, क्या हम गए कराची गए थे नवंबर दिसंबर में 2-3 दफ़ा गए। मैंने ज़िंदगी में ये कराची वालों के साथ मादरत के साथ नाराज़ हो जाते हैं बड़े, वो कहते हैं आप लोग दूर बैठे हैं, आपको क्या पता, आप यहाँ रहते नहीं हैं, आप देखते नहीं हैं, आप बैठ के तबसरे फरमाते हैं। वो बड़े अब कह से नाराज़ भी हो जाते हैं कुछ लोग। इतना गंदा शहर मैंने ज़िंदगी में कम देखा होगा। कराची जैसा एक जो आपका कोस्टल सिटी है, जहाँ पे आपका पोर्ट है, सहल है, बीचेज़ हैं, जहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं, मुसाफिर आते हैं, और जो समझदार ममालिक होते हैं या उनकी लीडरशिप होती है, कम से कम जो कोस्टल आपके कैपिटल हों या आपके प्रोविंशियल कैपिटल्स हों, उनको खूबसूरत रखा जाता है।
ताकि लोग जब आए उनको वहां पे खूबसूरती लगे, अच्छा लगे, इन्वेस्टमेंट हो। इतना गंदा शहर, मैंने उस वक्त भी कह दिया था वहीं कराची में बैठे हुए, मैंने कहा इससे गंदा शहर तो मैंने शायद जिंदगी में नहीं देखा होगा। जो आप कहते हैं कराची मिनी पाकिस्तान है, पता नहीं क्या क्या, पूरे पाकिस्तान के लोगों को इसने रोजगार दिया हुआ है, आगे लोगों के चूल्हे जलते हैं। खैर वो उसको दाद देनी चाहिए, मेरा ख्याल जहांगीर नाम उसका क्या है सर, वो आलमगीर है, आलमगीर। हाँ, उसको थोड़ी सी है कि मेरा शहर है, मैं यहीं पे यहाँ पे उठा हूँ, पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, उसने फिक्सेड शुरू की। आप मुस्तफा कमाल पे और हजारों आप उन पे तनकीद कर लें, हो भी सकती है, हो भी रही है, क्योंकि हमारा काम ही है मीडिया का कि जब वहां पे एमक्यूएम के अंदर से चेंज नहीं आती थी, हमने यहाँ मीडिया के लोगों ने गन्ने तोपें उठाई हुई थी, देखें जी एमक्यूएम में ये हो रहा है, आप में से कोई आवाज नहीं उठाता, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जिसने आवाज मिडिल क्लास है, जिस पे उठाई हमने वहां से तोपें गोरे उठा ली, हमने कि आपने इस वक्त पे क्यों किया है, कुछ साजिश होगी, कौन लाया है, कैसे लाया है। ये मीडिया भी हम ना एक अजीब कौम है वैसे मीडिया के लोग। समटाइम मैं अपने ऊपर भी आप कह सकते हैं हंसता भी हूं कि जब कोई बगावत नहीं करता तो मेरे जैसे लोग कहते हैं देखें यार कि यहाँ 10-12 हजार बंदा मारा गया शहर, कराची शहर में, आप लोग बैठे रहते हैं, अल्ताफ भाई से पूछते कोई नहीं, रात के 2-2 बजे बच्चे उठाए हैं, औरतें बेचारी सोई हुई हैं, आप लोग बैठे गुमसुम बुम अगर बन के, तो ये क्या कल्चर है। उस कल्चर के खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज उठाने की कोशिश की है, तो हम उनको पढ़ गए कि जनाब आप कराची का मंतबा कर रहे हैं, देखें एमक्यूएम को तोड़ रहे हैं, आप साजिश कर रहे हैं, आप जाति कर रहे हैं, आप चाहते क्या है, किसके इशारे पे आ रहे हैं। ये हमारा डबल एक मेरा एज है, हम जब भी चाहें जिस तरफ स्लिप हो जाए, ये मीडिया को एज है। मैं सफाई पे आता हूं, ये मुस्तफा कमाल को क्रेडिट जाता है कि उसने आके पहली दफा आलमगीर के बाद उसने कहा जी यहाँ पे सफाई की बुरी हालत है, हम खुद शुरू करेंगे। यकदम उनको ख्याल आ गया, फरूख सितार को ख्याल आ गया, पूरे एमक्यूएम को आ गया जो 10-12 साल सोई रही है। तो कराची को गंदा करने में किसका रोल है, जो मैं बार बार कहता हूँ, पिछले 14 साल से तो पावर में ये बैठे हुए हैं बिल्कुल, और इन्होंने मजे एंजॉय किए हैं। अब जब उसने कहा है फरूख, उसने मुस्तफा कमाल ने कि कराची गंदा हो चुका है, इसकी हालत खराब, अगले दिन फरूख सितार साहब आए, उन्होंने धमकियां भी दी हैं। मेरे नजदीक ये धमकियां थी, जिस तरह वो फरमा सफाई भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, वो इशारों में धमकी है ना। वो तो एक आपने अगर माफिया के नॉवेल्स पढ़े हुए हों तो वो तो उसके मावरे पुजो को अगर पढ़े तो वो तो ये कहते हैं कि माफिया को खुले आम आपको धमकी नहीं देती होती, वो बड़े वेग तरीके से और मैसेज पहुंच जाता होता है जिनको पहुंचना होता है। सो अब वो आज मैं खबर देख रहा था, नेट 2 पे चल रही थी कि अब वो उनको पीपल्स पार्टी जाग गई है, उनको 10 साल बाद ख्याल आ गया कि कराची जो है वो बड़ा वो गंदा हो गया है। इन लोगों को टक्के की परवाह नहीं। अभी आमिर साहब मुझे बता रहे थे जब हम बैठे प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब जो है किसी दौर में उनको शौक था कि मशवरे दिए जाएं, तो आमिर साहब को भी मेरी तरफ सफाई को जरूरत से ज्यादा पसंद है। इन्होंने जो शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि आपको क्या करना चाहिए, इन्होंने कहा जनाब आपको ना, मेरा ख्याल है लाहौर की जो शहर है ना, आप इसकी सफाई से शुरू करें। ठीक है, उन्होंने इनका मजाक उड़ाया कि आमिर साहब कमाल कर, सफाई को इशू है, ये 15 साल पुरानी बात है। हमें गंद में रखना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि आपको चीफ मिनिस्टर सिंध भी गंद में रख के खुश है, एमक्यूएम भी गंद में रख के खुश है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आमिर साहब गवाह बैठे हैं, मुझे नहीं पता कोर्ट करना था नहीं करना था, बगैर पूछे कर दिया है। इनको जवाब दे रहे हैं कि लाहौर को गंदा रहने दें, सफाई की क्या जरूरत है, आप मजाक कर रहे हैं, इनको कहते हैं मजाक कर रहे हैं। ये 15 साल पुरानी बात है, जबकि नए पहली दफा चीफ मिनिस्टर उस जमाने में हमारे जैसे स्वयं मशवरा कर लेते थे या पूछ लेते थे, कभी बात कर लेते थे, फिर भी नहीं थे। उन्होंने हंसे, वो मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा ये क्या आपने बात कर दी कि मैं आ गया हूँ इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर और मेरा बहुत बड़ा विजन है सूबे के लिए और पंजाब के लिए, और आपने कहा जी मैं सफाई से शुरू करूं। और मोदी ने, मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं उधर ही आया हूं, मोदी को देखें उसने क्या किया। मैं मुझे इजाजत दें ये कहने की कि सफाई का रिसोर्सेज या दौलत से कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारे यहाँ माफ कीजिएगा ये गंदगी सकाफत का हिस्सा बन गई है कि आप यही खाचा फरोश चीन में चले जाएं, थाईलैंड में चले जाएं, वो साफ रखेंगे। हमारा खाचा वो मक्खियां भी हैं बर्फ के ऊपर और वो जूस भी वो पी रहे हैं, वो साइड पे और ये सफाई का के लिए रिसोर्सेज नहीं है। एमक्यूएम पे ये सही इल्जाम लगता है कि मुस्तफा कमाल का के होते हुए वैसे कहा साहब उस वक्त 3 बिलियन रुपया भी आया था, वो 300 बिलियन तो पैसे थे, चलें ठीक है। बाद में जो 2.5 साल में लोग ये इल्ज़ाम देते थे कि एमक्यूएम वाले अभी भी, क्योंकि बल्दिया के अंदर ज़्यादातर लोग एमक्यूएम के हैं, मगर ये जान के गंदा करके पॉइंट प्रूव करना चाह रहा है, देखा हम पावर से बाहर हैं तो कितना शहर गंदा हो गया। अब भी जो है ये इशू है कि सफाई का कैंपेन मोदी में जिस तरह शुरू की इंडिया में, तो यहाँ भी गुंजाइश है कि ये कोई भी, मैं ये कहना चाह रहे रुक जाए कि लाहौर के जो हमारे मुगल बादशाह हैं वो हाथ में झाड़ू ले लें, जैसे वहां पे मोदी ने झाड़ू पकड़ लिया था। बिल्कुल तस्वीरें हैं, मैंने एग्जैक्टली झाड़ू पकड़ मैंने क्लास साहब शहबाज शरीफ साहब से यही कहा था कि आप झाड़ू पढ़ लें, स्कूल के बच्चे ले लें साथ में, तो कौन भी इस तरह चल पड़ेगी। ठीक किया, उसके बाद मशवरा नहीं लिया ना आपसे, शहबाज शरीफ साहब ने ठीक किया है। आप कह रहे थे झाड़ू पकड़ लें कि मोदी की तरह झाड़ू पकड़ के सफाई करें इंडिया की, जैसे वो कर रहे हैं, गलत साहब। हमारे जमाने में पैसे कमाने के मशवरे दिया सिविक्स पढ़ाई जाती थी और स्कूल के बच्चों को ले जा के पौधे लगवाए जाते थे,
हमारे निज़ाम में तालीम का ये हिस्सा होता था, वो सब्जेक्ट ही गायब हो गया है। और बच्चों से सफाई करवाई जाती थी। जापान में आज भी स्कूलों के बच्चों को बाथरूम सफाई करवाते हैं उनसे, ताकि इनको एहसास हो। सो ये हमारे अकदार की बात है कि सकाफत का हिस्सा है, उसके अंदर गंदगी आ गई है। ये मुझे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है ये बात सुनते हुए। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कितना पैसा। मेरा ख्याल है सरवत ने शायद ब्रेक पे जाना होगा। अगर कराची साफ हो गया, मैं अभी से अगर हो गया, अभी से क्रेडिट आप ये मुस्तफा कमाल को दे दें कि मुस्तफा कमाल आके कराची शहर की गंदगी की बात ना करता, ना एमक्यूएम को याद आना था, ना फरूख सितार को, ना पीपल्स पार्टी को आना था। आपसे आखिरी कि क्रेडिट जिसको भी जाता है, जिसने की वजह से भी सफाई अगर इशू पाकिस्तान में बन जाए ना, तो क्रेडिट चाहे मुस्तफा कमाल को दे दें, आलमगीर को भी दे दें, फिक्स इट वाले आलमगीर को दे दें। बिल्कुल खलासी साहब, आमिर मतीन साहब, अभी आपने गुफ्तगू में जिस तरह से ये जिक्र किया है पीपल्स पार्टी को भी होश आ गया है, तो एक बड़ा अहम बयान भी आ गया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। वो कहते हैं कि 27 साल में मेरा ये एहतसाब हुआ है, मुशर्रफ का एहतसाब भी होना चाहिए। अगर उनके हामी मुझे मेरी जान बख्श दें, 27 साल में माल तो उन्होंने बनाया है। वो कहते हैं हर दूसरे दिन मैं जेल गया हूं। इसीलिए भाई आप और मैं जेल क्यों नहीं जा रहे? अगर हम भी बनाएंगे हम भी जाएंगे। जो माल बनाएगा जेल तो वही जाएगा। तो जरदारी साहब से पूछें कि अब माल भी तो आप बना रहे थे और हर दौरे हुकूमत में केसेस भी आप पे बने। ये $60 मिलियन हम तीनों ने कोई कमाया था, जिसके लिए इन्होंने वजीर आजम गिलानी की कुर्बानी दे दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर माल नहीं बनाया था जरदारी ने, तो फिर उसके बाद आप लेटर लिख देते ना उसको स्विस हुकूमत को। साहब वो तो कहते हैं मेरे पे बड़े इल्जामात लगे, साबित कोई ना हुआ। अब सुन लें साबित कैसे नहीं। इसी इंटरव्यू में, जिस इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं, सुहेल वड़ैच साहब को उन्होंने दिया है, जो हमारे दोस्त हैं सुहेल वड़ैच, और बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया सुहेल वड़ैच ने, बड़े अच्छे सवाल भी पूछे हैं। उसमें उन्होंने कुछ और भी उसमें उन्होंने बातें की हैं सुहेल वड़ैच के, उससे जो साबित नहीं हुआ। वो खुद फरमाते हैं कि हमने आते ही नैब की हमने तनख्वाह बंद कर दी थी 2008 में, नून लीग की मुशावरत से। नून लीग की मुशावरत से ये जरदारी साहब इंकशाफ फरमा रहे हैं सुहेल वड़ैच के इंटरव्यू में कि जनाब मैंने आते ही इसकी नैब की तनख्वाहें पीपल्स पार्टी ने बंद कर दी। अगर मेरी तनख्वाह बंद कर दी जाए तो मेरा क्या ख्याल है, तो फिर उसके बाद मैं कोई काम ये मर्जी से कर सकता हूं अपनी मर्जी से कि जनाब आपकी तनख्वाह बंद है, घर नहीं चल सकता, और नैब उसके बाद क्या कार्रवाई करो। और दूसरा, कुछ पीपल्स पार्टी के 1-2 लोग अगर कभी उन्होंने बैठ के कुछ राज खोले कि एहतसाब अदालतों के फैसले कहां कहां लिखे गए थे, ये किसके घर पे लिखे गए थे, और ये डॉक्यूमेंट्स ये कैसे चोरी किए गए थे स्विस ये हुकूमत के वहां पे, जो आपको याद आ जाएगा एक वाजिद शमसुल हसन साहब जो बिल्कुल हेड पान के कोलंबो बन के वो वहां से सामान इकट्ठे करके भागते हुए पकड़े गए, शर्लॉक होम्स बन के पकड़े गए थे, कैमरे पे सुगार पीते हुए, सर पे हैट है, एक काला कोट है, शर्लॉक होम्स आपको याद आ जाता है, वो जो डब्बे ले गए थे। उसके बाद नैब के अफसरों ने जिनके घर बैठ के ये फैसले लिखे हैं ना, किसी दिन वो कहानी पूरी आ गई सामने, तो इन्होंने सबूत अदालत में क्या कहेगा। सॉरी मैं आपकी बात करूं, वसीम अफजल जो थे, ये डिप्टी चेयरमैन थे, जो उसके साथ साबुर रहमान के साथ थे, उन्होंने अदालत में जाके क्या कहा था, उन्होंने जनाब हम दुनिया भर से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके लाए और 30 करोड़ रुपया, ये मैं आपको बता रहा हूं कि वहां सीक्रेट फंड से इसाक डार ने आगे ट्रांसफर किए थे इसके इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो पैसे 30 करोड़ रुपए दिए गए थे इसको सैफरमान को। सैफरमान ने जाके दुनिया भर में उन 30 करोड़ से इनके डॉक्यूमेंट लिए। अदालत को बताया, थोड़ी सी बात सरवत, अदालत को बताया गया कि हमारे पास सबूत ही नहीं है, ये नैब कह रहा है। भाई आपको तो वो कह रहे, वसीम अफजल कह रहे हैं कि हम सबूत लाए थे, कहते गुम हो गए। आपने चोर बिठाए हुए हैं, डाकू बिठाए हुए हैं, जो फाइलें चोरी कर लेते हैं, आपके कागज उठा के ले जाते हैं, और कोई वहां से स्विस हुकूमत से जाके उसमें जनीवा में वो आपके बक्से उठा के ले जाते हैं, और आप बड़े फखर से बैठ के सुहेल वड़ैच को बताते हैं कि मेरे पास सबूत नहीं था। तो $60 मिलियन कहां से आया है? बिल्कुल, 6 अरब रुपया आपने कहां से कमा लिया? बिल्कुल खलासा साहब, बातें तो बड़ी की गई हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की। उन्होंने तो ये भी कहा कि सदर का ओहदा खत्म कर देना चाहिए, कौमी खजाने पर नारवा बोझ है। तो सवाल तो ये भी उठता है, खुद भी सदर के ओहदे पर ये मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ एरा से मुतालिक बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहने हैं। ब्रेक पर जाने से कबल कुछ बात हो रही थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, तो आमिर मतीन साहब आपका कमेंट लेना हम भूल गए। मैं उस पर कमेंट करना चाह रहा हूँ कि जो आपने बड़े आराम से कह दिया कि वो कहते हैं कि वो मेरे चीज़ तो कोई साबित ही नहीं हुई। साबित कैसे होगी? सबको पता है कि जिस तरह स्विस अदालतों को वाजिद शमसुल हसन का इन्होंने जिक्र किया, इसलिए कुछ साबित नहीं हुआ था कि उन फाइलों में उन्होंने कहा जी वो फाइलें ही गायब हैं, वो पेपर्स ही गायब हैं। और कमाल देखें कि नून लीग का भी कि उन्होंने मजाल है कि किसी हमें बताया गया हो कि वो अफसरान, चाहे वो लॉ मिनिस्ट्री में थे या जिस डिपार्टमेंट में थे, कि वो फाइलें जो गायब हुई हैं उनके खिलाफ किसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। हमें एटलीस्ट ये तो बताना चाहिए कि जनाब ये नैब के अंदर, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी का जिम्मेदार तो होगा
कभी आपने ये खबर सुनी है कि जनाब फलाने अशखास के खिलाफ ये फाइलें गायब होने पे जो है ना एक्शन हो गया? सो इसलिए हम रोना रहते हैं कि ये जो नैब के अंदर कुछ नहीं होने का जो रोज हम कहते हैं, क्योंकि सारी पार्टियां वहां मिली हुई हैं और एक पार्टी जो कि पावर लॉबी का हिस्सा नहीं थी, पीटीआई, उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो इस चीज को क्वेश्चन करें। घूम फिर के ये जो ना मीडिया पे आ जाता है, हम सिंगल आउट हो जाते हैं कि जी हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं क्योंकि बाकी इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिएगा कि अदालतों से भी मैंने ये खुद सुनना शुरू कर दिया क्रास साहब, डरते डरते ये मैं बात कर रहा हूं कि लोग इंतजार कर रहे थे पिछले चीफ जस्टिस का कि जनाब ये चले जाएं, हम लंबी पेशियां ले रहे हैं ताकि ये मामला तो होंगे। और काफी सारे फैसले ऐसे आए हैं जो लोगों ने कहा था कि ये जाएंगे, जज बदलेंगे तो ये फैसले आ जाएंगे। अच्छा। तो मैं ये जनरल सी बात करना चाह रहा हूँ, उसके स्पेसिफिक्स में नहीं जाना चाह रहा। मुझे मजा ये क्लास साहब ये जो आ रहा है वो आसिफ जरदारी साहब ने, मुझे लग रहा है एक दोबारा पब्लिक रिलेशनिंग की ना उनको एकदम एहसास आ गया है कि अपने दौर में उन्होंने कई अरब पैसा जो है ना ये मीडिया पे बड़ा खर्चा, उनके मीडिया तो आपको याद होगा, आपको बात काट रहा हूं कि नदीम चंद जो हैं उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जनाब हमने भी मीडिया को पैसे खिलाए हैं लेकिन फिर भी हमारे खिलाफ है, वो मार खिलाते हैं जरदारी साहब। मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि मैं आसिफ जरदारी साहब की इनॉग्रेशन पे एज प्रेसिडेंट गया था और जिस दिन उन्होंने उतरना था उस दिन मुझे बुलाया गया था। तो हमें तो वो नमक नहीं खाया हुआ, मगर वो जो 2 साल 5 साल वो जो नमक खाते रहे, वो अरबों खरबों रुपया जिन पे लगाया गया था। दोस्त नाराज हो जाएंगे, आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ना, वो सब गायब हैं। घूम फिर के हमारे दोस्त दूसरे जावेद साहब अब फंसे हैं या सुहेल वड़ाई साहब को पढ़ के ले जाके उन्होंने ना, अब ये मीडिया कैंपेन हो रही है कि सडनली ख्याल आ गया कि ओहो यार पाकिस्तान भी वापस जाना है। एक बार और मुशर्रफ के मुतालिक जिस तरह आपने कहा कि वो 5 साल में मुशर्रफ के खिलाफ उस वक्त तो सबसे बड़े वकील बने हुए थे, नहीं अच्छा नहीं लगता, हम कौम का सोच रहे हैं, जमहूरियत डिरेल हो जाएगी, इंतकाम नहीं लेना चाहते, वो इंतकाम नहीं लेना चाह रहे। ना बेनजीर की बेचारी के कातलों का कुछ हुआ, ना मुशर्रफ का हुआ, किसी का कुछ। अब ख्याल आ गया और वो भी बुला के न्यूयॉर्क में दोस्तों को हमारे बताया जा रहा है। अब क्या कहें? अच्छा, मुझे अगर अब सरवत उसमें दें जो इस इंटरव्यू में बड़ी उनकी इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखिए कैसे हम लोगों को ना ये पूरी की पूरी आवाम की विजडम पे डाउट करते हैं और ठीक करते हैं शायद, क्योंकि हम भी वोट डालते हैं इनको, जितना भी हमें बेवकूफ बने। वो फरमाते हैं कि सिंध के बाद पंजाब में नैब की कार्रवाई पे खुश नहीं होगा। जरा सोचें, जरा इसके पीछे उनकी गेम देखें कि जनाब के आप बिल्कुल नैब जो है पंजाब में जाके उनको वो किसी को ना पकड़े। हम सिंध में लूट मार कर रहे हैं, वो पंजाब में करते रहे। आपका अपना सूबा है, हमारा अपना सूबा है, और मसूफ इसमें लिखते हैं जो चीज बड़ी डेंजरस हुई है। और ये मेरी बात याद रखिएगा, किसी दिन आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा। पाकिस्तान उस स्टेज पे नहीं पहुंचा, इन्होंने 18वीं तरमीम के जरिए जिस स्टेज पे पहुंचा दिया है। मसूफ इस इंटरव्यू में फरमाते हैं सुहेल वड़ैच वाले में कि जनाब मैंने 18वीं तरमीम में ऐसी चेंजेस कर दिए, ना गवर्नर रूल लग सकता है, ना हमें कोई आके हिदायत दे सकता है कि हमें क्या करना है, ना हमारे अफेयर्स में। ये तो कन्फेडरेशन है जिसकी बात आमिर मतीन ने बहुत पहले की थी कि 18वीं तरमीम जो है पाकिस्तान को कन्फेडरेशन की तरफ लेके गई है कि फेडरल हुकूमत का रोल जो है, इतना रोल तो वहां पे लगवा। इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इंडिया में गवर्नर या राज आप लगा सकते हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं इंटरव्यू में कि 18वीं तरमीम के बाद ना सिंध असेंबली तोड़ी जा सकती है और ना गवर्नर राज लग सकता है। इंडिया में लग सकता है, ये ध्यान में रखें, इंडिया में दोनों काम हो सकते हैं। जरदारी ने वो रस्सी उन्होंने बांध दी है, एक ऐनी तौर पे आपको फांसी दी है उन्होंने यहाँ पे कि जनाब मेरा ये सिंध है, ये मेरे पास है, ये पंजाब है, ये आपके पास है, इधर हम उधर तुम, ना या नैब आ सकती है या ना यहाँ FIA कार्रवाई कर सकती है। उसे वो कहते हैं गलिया हो जाए सुनिया मिर्जे यार, फिर ये मिर्जे इकट्ठे हो गए। वो फरमा रहे ना आखिर में ना ये आइन ने बचाया ना कानून ने बचाया, एक बयान देना था और उसके बाद से वो अब साल डेढ़ तो हो गया है दुबई में। वो फरमाते मैं बीमार हूं। मुझे याद आ रहा है जुल्फकार मिर्जे का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब की वारदात का भी मुलाहिजा फरमाई है। जब ये पावर से बाहर होते हैं, ये एक स्टिक पकड़ लेते हैं, झुक के चलते हैं, गले में कॉलर डाल लेंगे, सर पे कैप रख लेंगे, बीमार करेंगे किसी का सहारा लेके। उन्होंने जनाब जो ही ये प्रेसिडेंट बने, लंदन से किसी बंदे को लाया गया, उन्होंने ओवरऑल इनकी शख्सियत ही बदल कर रख दी। और वो जरदारी साहब जो बीमार थे, वो लंगड़ा के चलते थे, वो ठीक हो गए। अब वो एक दफा फिर वो बीमार हो गए, वो कहते मैं बीमार हूं जनाब, जब ठीक होऊंगा फिर आऊंगा। एक दूसरा बड़ी मजे की चीज वो फरमाते हैं डॉक्टर आसिम पे, जिसके बारे में नैब ने 460 बिलियन रुपीस का रेफरेंस दिया है, जिन्होंने पता नहीं कितने करतूत अपने माने हैं। उनके कहते हैं ये तो छोटा सा सहमा हुआ बच्चा है, ये तो हम तो इसको बचपन में हम प्यार से खरगोश कहते थे। अच्छा, खरगोश। हम खरगोश, ये निक नेम जो है उन्होंने खुद दिया है वो सुहेल वड़ैच के इंटरव्यू में कि बेचारा ये जो डॉक्टर आसिम है, ये तो इनसे डरा हुआ आदमी है, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, प्यारा गुगलू सा है, वो कहते हैं गुगलू सा है, मोटू सा है, इसको आपने हाथ डाल दिया, हम तो इसको खरगोश कहते थे।
मतलब इनका आप काम देखें कि जिस पे 460 रुपए की करप्शन है उसके बारे में कहते हैं कि ये तो हम इसको खरगोश कहते थे। पहले तो मैं आपको खबर दे दूं कि वो 460 के गए, एक 420 थी, एक और बड़ा रेफरेंस आ रहा है उनपे, मगर हमें सब ये जरा थोड़ी क्लियर कर दें, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं एक दो दिन कि में 460 पहले आ चुका है, एक 420 और लोग नहीं मानेंगे। एक तो आ रहा है फर्टिलाइजर के ऊपर के जनाब उस एंग्रो की जो गैस बंद की गई थी उसके जरिए फर्टिलाइजर की बोरी 800 से 1400 पे चली गई थी, तो वो 18 बिलियन कैलकुलेट किया गया है। मुझे भी उस केस में जान नहीं नजर आ रही। उसके अलावा एक केस बनाया गया उनके ऊपर कि जो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से पैसे जाते थे बैंक में, 100 रुपया जाता था, 200 रुपए ऐड हो जाते थे, 300 रुपया बन जाता था। अब उन्होंने ये इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है, मैं ये नहीं पूछा कि ये 200 रुपए जो ऐड हो रहे थे ये किन के पैसे हैं। और वो बताया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन अफसर, मैं आपको मैंने कहा इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि वो बेचारा सिंध गवर्नमेंट का था, वो इधर लाया गया था दोबारा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हो रही थी नायब कैसे मैनिपुलेट, आपने अभी बात की, तो ये आगे हम डेपुटेशन पे भी जिक्र हमारी स्टोरी का एक वो जा रहा है। अब वो जो लोग जितने भी ये मुकदमात न्याय में, अव्वल तो हुआ नहीं है, अगर कोई हुआ भी है क्लास साहब तो कोई अदालत में चला जाए कि जनाब ये सारे की सारी डीजी जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट ही गैर कानूनी हुई है, तो फैसले भी गैर कानूनी हो गए। आमिर साहब गौर करें जो आइंदा होने जा रहा है। आपने मुझे एक और परेशानी में डाल दिया। आप ये कह रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं आवाम की थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए, 460 रुपए का पहले एक रेफरेंस हुआ, इस पे जो जिनका नाम वो है, ये हम नहीं कह रहे, जरदारी साहब ने कहा है कि जिनको प्यार से खरगोश कहते हैं, उस खरगोश पे 460 रुपए का रेफरेंस पहले डाला गया। अब आप कह रहे हैं कि 420 का नया एक रेफरेंस आ रहा। ठहरे सर, एक बंदे की अमाउंट जो ऊपर नीचे कर ले, मगर उनके और ऊपर 2 रेफरेंस और मतलब ये कह रहे हैं एक बंदे ने अकेले 900 बिलियन रुपीस जो है ये बकौल नैब की फंडिंग है, ये हमारे खाते ना डालिएगा, ये हमारी फंडिंग नहीं है, नैब की फंडिंग है कि जरदारी साहब जिसको खरगोश कहते हैं कि डर, अभी तो डरे हुए आदमी ने ये काम कर दिया, खरगोश ने ये काम कर दिया, निकलेगा कुछ नहीं उसमें से। ये आमिर मतीन साहब ने जिस तरह से पेशगोई कर दी, एक नया रेफरेंस भी बहुत बड़ा आने वाला है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। मुकाबिल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल कुछ बात हो रही थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक, तो क्लासा साहब आपके जानिब भी आएंगे। उज़ैर बलोच से मुतालिक भी सवाल किया है, मगर बड़े दिलचस्प जवाब मिला है। हु इज शी? ये असल मुतासर हैं ये पाकिस्तान में जो एक हमारी आई ना पॉलिटिकल यहाँ पे इलीट जो आई है इसके 80s के बाद, वो सारे जो ना मोस्टली वो जुल्फकार अली भुट्टो से बड़े मुतासर हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब मुतासर हुए थे, उन्हें किसी ने बताया था कि आप ना भुट्टो साहब की तरह तकरीरें किया करें, माइक खड़े होते माइक फेंकें, उधर फेंकें। भुट्टो का स्टाइल था, वो जज्बात में आगे कहते थे, और उन्होंने उनको कॉपी करने की कोशिश की। और जो मुझे जहां तक याद पड़ता है उसमें जो मुशाहिद हुसैन साहब थे जो सेनेटर, इनका बड़ा रोल था। इन्होंने कहा मियाँ साहब तुसी भुट्टो बन जाओ, तुसी भुट्टो ही लगते हो। फिर मियाँ साहब ने कई माइक तोड़े, वो कई वीडियो मौजूद हैं, देख सकते हैं। अब ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अपने जो मरहूम सुसर है ना उनको, यहाँ पे जो जरदारी साहब हैं। एक बड़ा मशहूर वाकया है कि भुट्टो साहब जब गए ना वहां पे लाहौर, तो उनसे प्रेस ने पूछा, किसी उनका पोजीशन लीडर थे जो उन दिनों उनको तंग कर रहे थे, नाम लिया उन्होंने, मतलब मेरा कह दिया होगा कि जी रऊफ जो है तो ये बड़ी आपके खिलाफ बातें करता है, बयान छपवाता है, फलां करता है। तो भुट्टो साहब ने बिल्कुल फौरन बेसाख्ता कहा था ये अल्फाज हुई। अच्छा, मतलब भाई रऊफ कहेंगे तो आगे से सवाल वाला आपको जवाब आएगा हुई शी, मतलब इतना डिग्रेड करें अगले को, इतने उसको बिलिटल करें कि लोग हंस पड़े। भुट्टो बन रहे हैं जनाब। वो उज़ैर बलोच जो इतना बड़ा सीरियस केस है, अपने देना वो उन्होंने भुट्टो वाला जवाब देने की कोशिश की है कि जनाब देखें कि हुई शी, कि मतलब मैं तो उज़ैर को जानता हूं, उसकी शादियां अटेंड की जा रही थी उसके घर की, बड़ी वीडियो सामने, तस्वीरें सामने आई। अब नाउ ही इज बिकम अ शी। अब उज़ैर बलोच इज शी, और वो डॉक्टर आसिम हुसैन इज खरगोश। मतलब आज के इंटरव्यू में से देखें कि उज़ैर बलोच को वो कहते हैं हुज़शी, और डॉक्टर आसिम का कहते हैं इतना अच्छा बच्चा है कि उसको तो हम खरगोश का हमने नाम दिया था, और खरगोश को पकड़ लिया नायब ने, और खरगोश को रेंजर्स ने उठा लिया, और पता नहीं खरगोश जो है और इससे मजीद क्या काम कर सकता था। सो उज़ैर बलोच के हवाले से मसूफ जो है ना, वो मेरा ख्याल खौफ ज़दा हैं, वो उनमें अंदर डर भी है, खौफ भी है। महज भुट्टो वाला जवाब देने से ना बात नहीं बनेगी। आपको काफी सारे इस तरह के जवाब आएंगे, आपको भी एक फर्स्ट क्लास की बड़ी आला टिकट जो है ना कि बड़े लोग जा रहे हैं न्यूयॉर्क। अच्छा आमिर मतीन साहब, अभी जिस तरह से क्लासा साहब ने ये बात की है उज़ैर बलोच के बात के ऊपर बेसाख्ता उन्होंने कहा कि हुई भुट्टो बनने की कोशिश की जा रही है, मगर दूसरी जानिब उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी तो कह दिया कि उज़ैर बलोच के सर की कीमत सिंध हुकूमत ने रखी थी।
नहीं, अब जो मर्जी कहते रहे, मगर ये सारे पाकिस्तान को पता है, सारी दुनिया को पता है कि उज़ैर बलोच से जो ताल्लुक रहा, वो वीडियो जिस तरह आपने कहा वो आती नहीं, वो मुलाकातें, वो सारा कुछ है। वो उनकी जो उनकी जो बहन है, उन्होंने पिछले दिनों टोटली इनकार कर दिया था। फिर वो उज़ैर बलोच की फैमिली ने वो दिखाई, वो तस्वीरें दिखाई कि जनाब ये अदी आई थी, ये घर पे देखें, ये हाथ पे सर पे रखा हुआ है। तो वो ये अब ये बातें करने से जो है वो वही, और ये वो देखे ना आसुदारी, ये वो आसुदारी हैं जो कि बड़ा इस बात पे बड़ा फख्र करते थे कि दोस्तों के दोस्त है, मुश्किल में नहीं छोड़ते। ये जरा सी अभी मुश्किल भी नहीं पड़ी है तो यही वो ज़ाहिर बलोच है, और ये बाकियों के लिए भी सबक है कि हुज शी। तो फिर वो जाहिर है वो ज़ाहिर बलोच साहब भी वही करेंगे जो उनके साथ। जहाँ पे सर की बात है ना, आपको बात याद आ जाएगी, यहाँ पे ये रहमान डकैत कौन था, बिल्कुल उसको इन्होंने मरवाया। ये करेक्ट ले सकते हैं, क्यों मरवाया, ताकि उसकी जबान बंदी की जाए। बाज दफा ये माफिया स्टाइल, मैं कहता हूँ कराची उनको माफिया के हाथों हाईजैक रहा है। रेंजर्स को अगर दाद देनी चाहिए कि इन्होंने बैठ के बहुत सारी चीजें ठीक की है वहां पे, अदरवाइज तो माफियाज हैं। रहमान डकैत को किसने मरवाया था? इन्होंने मरवाया था। अच्छा, रहमान डकैत बंदा किसका था? वो बाबा लाडला कौन था? ये उज़ैर बलोच कौन थे? ये तो सारे लियारी गैंग के इन्होंने बनाए। अब मरवाना क्यों जरूरी था कि इनके पास राज बहुत सारे हैं, और माफिया कि माफिया में बहुत जरूरी है कि जो बंदा आपके राज आ गए हैं जिसके पास, तो आपको खतरा पड़ जाएगा, ये पकड़ा जाएगा, तो माफिया उसको मरवाता होता है। लिहाजा जब सिंध हुकूमत इन पे ये आके पैसे रख रही थी ना, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही। ये माफिया स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है कि अपने जो बागी हैं, अपने क्लोजेस्ट हैं, जो आपके गॉडफादर जब ये फैसला कर लेता है कि फलां जो है हमारा ये पकड़ा जाएगा, इसके पास हमारे बड़े राज हैं, एलिमिनेट करो। उन्होंने कहा जनाब कि जब आप इसके सर पे पैसे रखेंगे उज़ैर बलोच पे, तो कोई ना कोई सिपाही, कोई पुलिस वाला, कोई उसका रिश्तेदार, कोई दोस्त उसको गोली मार के पैसे ले लेगा। सो हाँ, ये बैठ के टेक्निक्स जो है ना हर पे हमें ना बताएं। और वही वाली बात, यारों को यार उसको इस्तेमाल करना था पीपल्स पार्टी ने। तमाम की हु इज हु जिसकी तस्वीरें नहीं उज़ैर बलोच के साथ, आज वो भुट्टू बन गए। हु इज शी मतलब है कि उज़ैर बलोच हु इज शी। और जो साथ में अगर मुझे आप उसकी इजाजत दें, जो उन्होंने एक और हमारा विजडम को, लोगों के विजडम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जरदारी साहब ने। अच्छा इंटरव्यू, मैं कहूंगा कि सुहेल वड़ैच को दाद देनी चाहिए कि ही डिड अ वेरी गुड इंटरव्यू। सर्कमस्टांसेस बड़ा जरूरी है कहना। अच्छा इंटरव्यू किया सुहेल वड़ैच ने कि ये उसको दाद है। मैंने पूरा इंटरव्यू पढ़ा है उसका। उसने कोई सवाल ऐसा नहीं छोड़ा जो मेरा ख्याल है पूछा जाना चाहिए था। अच्छा, उसके पूछे जाने का स्टाइल बड़ा प्यारा है कि वो मुश्किल अंदाज में भी बड़े अच्छे सवाल पूछ लेते, जो शायद मैं और आमिर मतीन किसी से करें तो अगले से लड़ाई भी हो जाए, लेकिन सुहेल वड़ैच जो है वो कर सकता है। एक और सवाल पूछा उन्होंने कि ईंट से ईंट बजाएंगे। अगर मेरे जैसा होता तो पूछता कि जनाब आप ईंट से ईंट बजाने के लिए आप आए थे, कोई आपको ईंटें मिली हैं नहीं मिली, कोई सौदा हुआ नहीं हुआ, कब पाकिस्तान से भेज रहे हैं, उसका जवाब देते मेरे बयान को गलत इंटरप्रिटेशन की गई है सर। मतलब पूरी कौम ने लाइव सुना है, एक एक बच्चे ने लाइव सुना है। और मुझे उस दिन ना मुस्तफा कमाल की बात याद आ रही थी। उसने कहा भाई वहां से कहते थे कि ठोक दो, तो शाम को पूरी एमक्यूएम बैठ जाती थी डिक्शनरी खोल के यार हमने टीवी चैनल्स पे जाना है, तो ठोक दो का क्या मतलब है और हमने क्या करना है कि क्या ठोक दो। उस वजाहतें सेम उस दिन हुआ है। जरदारी साहब ने कहा कि ईंट से ईंट बजाएंगे, जो उनका बड़ा एहतराम का तल्लुक है। शहरी रहमान साहब को समझ नहीं आ रही थी कि ईंट से ईंट बजाए को डिक्शनरी में कैसे देखें। कमर जमान कहरा साहब बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, और दो चार दिन तो उनको नहीं समझ आ रही थी कि ईंट से ईंट बजाना जो है इसको हम आके तशरीह कैसे करें। हमें ना बेवकूफ बनाए, एस्टेब्लिशमेंट को बना सकते हैं, जरूर कोशिश जारी रखें कि जनाब हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब वो था, हम ये कहना चाहते थे, वो कहना चाहते थे। हमने बड़ा वाज़ेह अंदाज में सुना है कि आप ये कह के गए थे कि हम ईंट से ईंट बजाएंगे, और आपने 3 साल रहना है, आते जाते रहना है, हमने हमेशा रहना है। मैं सुहेल वड़ैच साहब से आखिरी में, एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक थोड़ा सा शिकवा है कि हर एक से वो ये सवाल करते हैं कि आपने कभी कोई मुआशका आपका कुछ हुआ है, कोई इश्क किया है। ये जो एक सवाल वो हर एक से करते हैं, ये आसिफदारी साहब से नहीं किया, ये इतना जरूर लिहाज किया सही से। अच्छा, क्लासेस साहब ने जिस तरह से आमिर मतीन साहब एस्टेब्लिशमेंट की बात की है, एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक भी आसिफ अली जरदारी ने बात की है, उनसे ताल्लुकात के बारे में सवाल किया गया था सुहेल साहब की जानिब से, तो उन्होंने ये कहा कमांड तब्दील होती है, पॉलिसियां तब्दील हो जाती हैं, इख्तलाफात कहीं नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है वही काफ़ी अर्से से ये कोशिश सारी रिप्रोचमा की है। और आजकल ये सिर्फ ये 2-4 इंटरव्यू नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा मैं बता देता हूँ मार्केट में एफर्ट किया जा रहा है। ये पीपल्स पार्टी सडनली जो है ना आसिफदारी साहब को ख्याल आ गया है कि मुझे अपने जो है ना मीडिया को भी दुरुस्त करना है, एस्टेब्लिशमेंट से भी रिप्रोचमा करना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मगर मैं समझता हूँ जो मलेस जिसे कहते हैं ना, जो प्रॉब्लम है पीपल्स पार्टी की, वो इससे बहुत बड़ी बन चुकी है। ये एक अजदा बन चुका हुआ है, ये छोटी सी बीन के साथ काबू आने वाला नहीं है। तो ये छोटे छोटे बयानात से काम नहीं चलेगा, उनको आना पड़ेगा, उनको जवाब देने पड़ेंगे। ये लड़ाई यहाँ लड़नी पड़ेगी, जवाब तो देने पड़ेंगे। क्लासेस साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है,
तो एक सवाल मेरे जहन में है, वो यकीनन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे। जरदारी साहब से मुतालिक बात चूंकि हो रही है और कुछ हम बात करेंगे FIA से मुतालिक कि डेपुटेशन क्या होती है बेसिकली। लेकिन एक छोटा सा सवाल है जो जहन में आ रहा है। आज जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू हमने देखा आमिर मतकिन साहब, उसमें उन्होंने कहा कि एक वक्त वो भी था, एक दिन ऐसा भी आया था कि मुझे 27 टीके लगते रहे। तो ये कौन सी बीमारी है जिसमें 27 टीके लगाए जाते हैं? मैं ये जब से गूगल करके कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की अच्छा। कि ये 27 टीकों वाली बीमारी कौन सी है, मगर मुझे ये जरूर याद आ जाता है कि एक जमाने में असददारी साहब ने सर्टिफिकेट भी दिया था पेशी को भुगताने के लिए कि जी मैं पागल हो चुका हूँ। मेरे लंदन में इन्होंने, इनके वकीलों ने अप्लाई किया था सरे महल के लिए कि जनाब हमारे मौक्कल को दिमागी मसले हैं, वो अपनी दिमागी फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी छपी थी, फाइनेंशियल टाइम्स में फरहान बुखारी साहब ने ये स्टोरी की थी कि जनाब ये इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो वो क्लास साहब जिस तरह कह रहे थे कि ना सिर्फ ये आसिफ जरदारी साहब, हमारे तमाम ही अमीर लोग डॉक्टर आसिम से लेके मंजूर वटू तक जो ही कोई मुकदमात आते हैं सबको बीमारियां हो जाती हैं, सब VIP वार्ड्स में चले जाते हैं। और मुझे नहीं याद पड़ता है कि कोई अमीर आदमी ने आखिर जो है किसी पॉलिटिशियन ने भी एक्चुअल सजा काटी हो। आधा टाइम नहीं तो 70% से लेके ज्यादातर वो VVIP वार्ड्स में कहता है। डॉक्टर आसिम से दोस्ती कहाँ हुई थी कि इनके हॉस्पिटल में VVIP सर्विस। ये जेल में कोई नहीं रहे। जरदारी साहब जो दावे फरमाते हैं ना, मैंने जेल में गुजारा है, वो राना मकबूल के दौर में हुआ था। जब 97-98 की बात है, राना मकबूल IG थे, सिंध थे, उनके दौर में इन्होंने अपनी जबान भी काटी थी। जो तमीना दुरानी की किताब पढ़ लें तो उसमें वो जो जेल की सूरत हाल भी माय फ्यूडल लॉर्ड में काफी तफसीलात हैं कि क्या क्या आसाइशें वहां पर मुयस्सर थी। इस्लामाबाद में पिम्स में रहते थे VIP वार्ड में, वहां पे जियाउद्दीन हॉस्पिटल में रहते। किस तरह से जेल गुजारे वैसे इन्होंने भाई दफा। वो जेल आपकी बात काट दी मैंने कि आप ही की शायद किताब में राना मकबूल ने इंटरव्यू में बताया हुआ कि इन्होंने अपनी जबान को खुद टक लगाया था। और वो अपने दौर में ये हुकूमत में रहे हैं 5 साल, तो क्यों नहीं उसको प्रोसिक्यूट किया और क्यों नहीं वो उनको पकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल आमिर मतीन साहब, आपकी भी बात सही है, क्लासेस साहब ने भी जिस तरह से कहा, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि आप किसी डॉक्टर से बात करें, उनसे पता करके बताएं कि 27 टीके कौन सी बीमारी में लगते हैं। इस पे बात करेंगे। कुछ बात करते हैं FIA से मुतालिक डेपुटेशन पर। जो सरकारी अफसरान जाते हैं FIA के अंदर, FIA किस तरह उनके लिए जन्नत बन जाता है और क्या अदालती अहकामात इस चीज की इजाजत देते हैं? क्लासेस साहब आपकी जानिब आएंगे। अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बात की थी कि इन सरकारी अफसरान की FIA में तकर्रियां जिस तरह से हो रही वो गैर कानूनी है। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आम आवाम इससे लाइल्म है कि बेसिकली डेपुटेशन होती क्या है, सरकारी अफसर कौन से महकमों से आते हैं, किस तरह से इनकी तैनातियां होती हैं? ये बड़ा एक अहम टॉपिक है, इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा दरिया को ना कूजे में बंद करने की। एक तो डेपुटेशन होते हैं, जितने पावरफुल लोग होते हैं ना, जब उनको पता चलता है कि फलां महकमे में तनख्वाह भी ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा है, ऊपर की कमाई भी है, अल्लाह का फजल भी बहुत है, वो कोशिश शुरू कर देते हैं कि एक महकमे से जहां से 10,000 रुपये मिल रहे हैं, आप ऐसे महकमे में जाएं जहां 40,000 रुपये आपको मिले, 50 मिले। और बहुत सारे इदारे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा। CDA में प्लॉट मिलता है जैसे वो, अच्छा उसका अब आपने याद दिला दिया। फिर उस CDA पे 60 DMG के ज़कूटे जिन 60 इन्होंने वहां फैसल साल हयात के दौर में, जनाब मुशर्रफ दौर में अपनी डेपुटेशन CDA में कराई। I8 में यहाँ पे एक उनका बस स्टैंड था, उसको गिरा के इन्होंने 60 प्लाट वहां पे लिए तकरीबन 4 बिलियन रुपीस के, और उनको गिरवा के आजकल उनको बेच बिचा के वो निकल गए हैं सारे, खा पी गए हैं। चंद महीने कईयों ने काम किया और अदालत ने रिसेंटली इस बात का नोटिस लिया और एक प्लॉट पक्का कर लिया 2.5-3 करोड़ का। उस वक्त बेच के गए। वो एक लंबी कहानी है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि डेपुटेशन के फायदे क्या होते हैं। सबसे ज्यादा कभी मुझे याद आता है यहाँ पे ईरा था, उसके बाद पेमरा था, FIA, एंटी करप्शन, ये सबसे फेवरेट इदारे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस हो गया, जहाँ पे डेपुटेशन पे जाए माल बड़ा मिलता है। इवन नैब में बड़ा माल है, बड़ा पानी, लोग सिफारिशें करवाते हैं। FIA पे मैं आता हूँ स्पेशली। FIA का ये हुआ था 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया जब इनकी हुकूमत आ गई, और इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है, यहाँ पे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने भी ऑर्डर किए थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि FIA में जितने लोग डेपुटेशन पे हैं इनको वापस भेजें, क्योंकि जूनियर लोगों ने शिकायतें की थी। ये बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे 6 महीने साल गुजारते हैं, अल्लाह का फजल यहाँ पे कमाते हैं, उसको कमाने के बाद ये तशरीफ ले जाते हैं, और हम वहां के वहां सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे। अब चौधरी निसार अली खान साहब दबंग खान है, मैं आपको पता, बड़ा उनके बारे में गुफ्तगू करते हो, बड़ा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे एहतियात करनी पड़ती है जितना आप मुझे उसके ऊपर डिफेंसिव पे कर देते हैं कि मुझे लगता है कि मैं ज्यादती कर रहा हूं उनके साथ। चले ये अब आप जाने वो जाने, मैं तो डरता हूं चौधरी साहब से, डर के मारे एहतराम इज्जत से बात करता हूं, बड़े आदमी है। अब उनके दौर में क्या हुआ, चौधरी साहब के दौर में
ये जो लिस्ट है मेरा ख्याल है सामने पेश हो रही है। कौमी असेंबली में एक रिपोर्ट पेश की, आपको पता है हम डॉक्यूमेंट के बगैर कोई बात नहीं करते, ये हमारी फाइंडिंग नहीं है, मैं तो आजकल जान बचाता फिर रहा हूं। दस्तावेजात हैं और चौधरी निसार का बयान दस्तावेजात, क्योंकि आपने चौधरी निसार लिखा पे कोई भी बात करने हो जरूरी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका जीना हराम कर सकते हैं। ये चीज उन्होंने खुद एक रिपोर्ट पेश की है, हमारी खुशकिस्मती हमने नहीं ढूंढी, उन्होंने खुद पेश की है कौमी असेंबली में, जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उसमें वो फरमाते हैं कि जनाब हमने डेपुटेशन पे तकरीबन इस वक्त 71 जो अफसरान हैं इन्होंने डेपुटेशन पे FIA में लेके आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं कि तमाम जो महकमे फेडरल के हैं इनसे डेपुटेशन इस निकाले जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर्स हैं। चौधरी साहब ने मेरी की इसमें जहां तक मेरी मालूमात हैं, गलत हुआ तो मैं माजरत कर लूंगा क्योंकि चौधरी साहब से मैं डरता हूं, जैसे मैंने पहले कहा कि चौधरी साहब ने मेरा ख्याल है अदालतों के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। एक मैं अपनी मोहब्बत है मुझे उनके साथ में बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहता हूं कि उनको DG FIA ने नहीं बताया होगा, उनको सेक्रेटरी इंटीरियर ने नहीं बताया होगा कि जनाब ये जो डेपुटेशंस हो रही हैं ये हम नहीं कर सकते। ये बेसिकली ब्यूरोक्रेसी का काम है कि जो फाइल मिनिस्टर को जाए या सेक्रेटरी को जाए नीचे वो लिख के दे कि जनाब के इस पे आर्डर जी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ये हैं कि हम नहीं लगा सकते, लेकिन आगे आपकी मर्जी। सो चौधरी साहब को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दूंगा, लेकिन मेरा ख्याल आमिर साहब जितने बेचैन बैठे हैं ये देने को तैयार नहीं है कि चौधरी साहब ने मेरा ख्याल है अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। मैं आज रिवर्सल ऑफ रोल्स कर रहा हूं कि मैं चौधरी निसार की डिफेंस के लिए आ रहा हूं। मैं समझता हूं कुछ हद तक जो है ना अदालतों के अहकामात अपनी जगह, मगर ये हमेशा उसके अंदर भी एक गुंजाइश इस बात की होती है कि FIA को भी कुछ एक्सपर्टीज चाहिए होती है, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल जैसा कि बैंकिंग, जैसा कि साइबर क्राइम, कई चीजों से कई दफा जरूरत पड़ जाती है कि पुलिस से IB रिलेटेड मिनिस्ट्री से खास तौर पे लेके आए। मगर यहाँ पे जो हुआ है, ये जो 60-70 कह रहे हैं उसमें से 2, 4, 5 होंगे जो कि मेरिट के ऊपर आएंगे, बाकी वही वाला आप वाला काम है कि वो सिफारिशें और हर एक का तरीका कार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक दो पकड़ी हैं कि जनाब आप 18वें ग्रेड में किसी लेबर डिपार्टमेंट में हो जाते हैं, घूम फिर के आप FIA में आ जाते हैं और माल पानी वाली नौकरी पे, इमिग्रेशन फलानी FIA में इंसेंटिव बहुत ज्यादा होते हैं। आमिर मुतीन साहब, जिस तरह से आपने बात की है, मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि तहकीकात में मुआवन साबित हो सकते हैं ये जो अफसरान लेकर आते हैं, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना कि FIA से मिलते जुलते महकमे से आप उठाकर लाएं। आप तो जिस महकमे से दिल करता है वहीं से मुलाजिम उठाते हैं और ला के FIA में बिठा देते हैं। मैंने एग्जैक्टली यही कहने की कोशिश कर रहा था कि 5-10% हैं इसमें से, शायद उनकी अगर आप स्ट्रेच करें तो जस्टिफिकेशन बन जाए, मगर ज्यादातर लोग यहाँ पे सिफारिशों पे आए हैं और ऐसी पोस्टों पे लगे हुए हैं कि जिसके अंदर किसी की सिफारिश करते हुए सबको पता होता है कि फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट के ऊपर जब इमिग्रेशन में कोई लगता है, हर एक को पता होता है कि क्यों लगना चाह रहा है, सबको पता है कौन सी पोस्टें हैं माल पानी वाली, ये उन पे लगे हुए होते हैं। अच्छा, इसमें मैं बताऊं, ये कोई आम लोग नहीं लगे हुए। अगर FIA आप कह सकते हैं इतने लोग सामने नहीं ला सकती, बहुत बड़ा इदारा है, बजट है, इनके खिलाफ शिकायतें बहुत आती हैं, जिसको उठाएं जी चाहे उठा ले, जिसको चाहे डिपोर्ट कर ले, जिसको चाहे जेल में डाल दे, कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये फरमाते हैं डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर 20वें ग्रेड का, वो डेपुटेशन पे आया हुआ है। अब देखते हैं कितने बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट जो नल एंड वैड करार दे चुके, आर्डर्स हैं उसके। आमिर साहब कह रहे हैं कि जरूरत होती है तो आप अदालतों में जाएं, उनको बताएं कि जनाब हमें ये जरूरत है, आप हमें अलाउ करें। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगेन सेक्रेटरी जो बैठा हुआ है वो शाहिद अली खान साहब थे, जिनपे प्लाट के बहुत बड़ा स्कैंडल आया था, उनको चौधरी साहब ने नहीं छेड़ा। वैसे जिन्होंने एक रात प्लाट लिया नेशनल पुलिस फाउंडेशन में, शाहिद अली खान ने अगले दिन 5 करोड़ में बेच के निकल गए पतली गली से, उनको कुछ नहीं कहा चौधरी साहब ने कभी, बाकियों को पकड़े होते हैं। एक हाथ ले लो, ये वही ले रहे ना। उन्होंने बैठ के, एक डायरेक्टर साहब हैं 20वें ग्रेड के, एडिशनल डायरेक्टर है 19वें ग्रेड का, एडिशनल डायरेक्टर एक और है 19वें ग्रेड के, एक और 18वें ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर, उसके बाद फिर 18वें ग्रेड के कुछ 4-5 इनके डिप्टी डायरेक्टर, वसीम मुमताज साहब, गुरांझा साहब हैं, उसको मुख्तार अहमद, कोई मेरा काक सेली है, नाम ही में मुझसे नहीं पढ़ा जा, फवाद न चौधरी साहब, हमारा फवाद तो नहीं होगा। वैसे भी इसमें टाइम फ्रेम का भी थोड़ा सा इशू था मेरा ख्याल कि एक खास टाइम तक जो है ना डेपुटेशन के लिए कर सकते हैं। उस जमाने में कई लोग कई साल से वहां पड़े हुए थे, तो फिर अदालत डेपुटेशन वाले लोगों को, 2 लोगों को हमेशा ब्लैकमेल करना आसान होता है। इनके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, पावरफुल लोगों के लिए, एक जिनको डेपुटेशन पे लाएंगे, जब चाहे जिनको ये डेपुटेशन पे लाते, जब चाहे एक कलम से इनकी डेपुटेशन खत्म करें, सेंड देम बैक। ये बहुत बड़ी सजा होती है कि बच्चे आपके सेटल हैं, माल कमा रहे हैं, आपका एक रोजी पानी लगो, एकदम आपको कहा जाए निकल जाए वापस। दूसरा, मैं उसी पे आ रहा हूं, दूसरा जो होता है जिसपे हुकूमतें ब्लैकमेल करती हैं, जो इसाक डार साहब जो है ना, वो बड़ा, उन्होंने ज्यादा तादाद में पिछले दिनों में बंदे रख लिए थे, एक्टिंग चार्ज दे दो। स्टेट बैंक का गवर्नर एक्टिंग चार्ज पे है जनाब, HCCP का एक्टिंग चार्ज पे था, CCP का एक्टिंग चार्ज पे था। एक्टिंग चार्ज क्या होता है? लालच है
कि अगर आप हमारा खेल खेलेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, जैसे हम कहेंगे वैसे फिर आपको करेंगे, वैसे चलना शायद पड़ेगा। हम आपको पक्का कर दें। और ये 2-3 साल पक्के नहीं करते। अच्छा, वो जूनियर ऑफिसर होता है जिसको एक्टिंग चार्ज मिलता है, अच्छा, वो खुश हो जाता है कि मैं डीजी ला के हूं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग चार्ज पे हैं राजा साहब जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग चार्ज पे हैं। ये 21वें आप ग्रेड फवाद में हसन फवाद की बात कर रहे हैं? जी। वो तो मेरा ख्याल पूरे प्राइम मिनिस्टर हैं सर। तो वो भी फिर आप वो उनके जो आप बारे कह रहे हैं कि अपनी मर्जी का जो काम करवाना होता है, अब जूनियर 3 अफसर रखे वहां पे ताकि आपके मुताबिक चल जो सके। प्रेस सेक्रेटरी लगा हुआ है वजीर आजम का मोहिउद्दीन वानी, वो ख्याल है 22वें ग्रेड का है। उन्होंने मोहिउद्दीन वानी को 22वां ग्रेड देकर रखो। एक्टिंग चार्ज जो है उनके पास, एक्टिंग चार्ज का बंदा आपके लिए बंदे मारने पे तैयार हो जाएगा। ये मैं बता दूं आपको, एक्टिंग चार्ज पर हमेशा देखेंगे कि जिनके जरिए पुलिस मुकाबले होते हैं, मोस्टली इंस्पेक्टर, डीएसपी, जिनको आप एक वो आप उनको आगे करके एक्टिंग चार्ज देंगे। एक्टिंग चार्ज के लिए पुलिस वाला हो, डीएमजी वाला हो, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। रीजन कि वो दूसरे साथियों से उसको एक ग्रेड ऊपर मिल जाता है। मतलब मैं 20वें ग्रेड में हूं, अब मोहिउद्दीन वानी जो है वो 20वें ग्रेड में है, उसको मिल गया 22वां ग्रेड। तो मोहिउद्दीन वानी आपका ख्याल है अपने कुलीग्स में, बैचमेट में, वो तो बिग गन बन गया है। ठीक है, तो वो तो कुछ भी करेगा वजीर आजम। फवाद जो है वो कुछ करेगा। वक्त की चूंकि कमी का सामने तो ऐसा करने नहीं देते हमें कहीं। नहीं, आपको नहीं करने देते नहीं, ये मैं तो डरता हूँ। आपके कल फवाद और वानी साहब से बड़ा डरता हूँ क्योंकि वो पूरा एक थिंक टैंक वहाँ पे चल रहे हैं, आपको पता ही है। सही। तो पूरा पीएम हाउस में आजकल एक पूरा वो सिस्टम चल रहा है, उसके इंचार्ज है। आप धमकी दे रहे हैं तो नौकरी से निकाल देंगे। मैं नहीं कह रहा, मगर मैं थोड़ा सा मेरा सवाल आ जाएगा क्लासेस साहब, मेरा सवाल ये है कि डेपुटेशन पर आने वाला अफसर कितने अरसे के लिए आता है और जिस जगह से, जिस सीट से वो आता है, क्या उसको फिल कर दिया जाता है? मुख्तसर जानना चाहिए। 3 साल होते हैं यूजली तौर पर। आप मेरा ख्याल 3 साल की डेपुटेशन, ये वैसे उस वक्त इसका फैसला किया जाता है जब डेपुटेशन की समरी जाती है 3 साल के, लेकिन लिखा होता है जब भी चाहे मिनिस्टर चाहे सेक्रेटरी चाहे उसको वो कर सकते हैं, डेपुटेशन खत्म कर सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि सर पे तलवार रखते हैं। मैं भी ज्वाइन कर दूं कि ये इसके लिए कवानीन को जो ना बीच में से लूप होल तलाश की। सर नैब के अंदर 6 महीने से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर की आपको लाजमी वो चाहिए। वो 1.5 साल से लोग बैठे हुए हैं कि 7 में से 5 जो डीजी हैं वो 20वें ग्रेड के हैं गैर कानूनी तौर पे, मगर आप मसाल है कि मजाल है। बिल्कुल आमिर मतीन साहब दुरुस्त फरमाया आपने। दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी लेकिन वक्त की कमी का सामना है। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।